उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक गांव है डासना। इस डासना में एक 10 एकड़ का परिसर है जिसमें एक देवी माँ का मंदिर है और पीछे की तरफ मठ। इसे कहते हैं शिव शक्ति धाम। इस परिसर के मेन गेट पर कुछ महीनों पहले तक लिखा मिलता था मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। अगर आप एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो मंदिर के गेट पर मौजूद यूपी पुलिस और पीएसी के जवान आपका आई कार्ड चेक करते हैं। कहा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है क्योंकि मठ के मठाधीश की जान को खतरा है। कुछ देर को रेद हैं तो ये बात भी समझ में आती है कि ये सुरक्षा के अतिरिक्त इस बात की तस्दीक करने के लिए है कि परिसर में एंट्री लेने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है। जांच पड़ताल के बाद परिसर में जब आप दाखिल होते हैं तो श्रद्धालु नजर आते हैं। इसके अलावा 150 से ज़्यादा ऐसे लोग जिन्हें वॉलंटियर कहा जाता है। इसी परिसर में पीछे की तरफ बने एक आवासीय खंड में यति नरसिंहानंद गिरी रहते हैं। वही नरसिंहानंद जिनके भड़काऊ बयानों की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में फ़िलहाल तनाव पसरा हुआ है और दो धार्मिक समुदायों में झड़प की स्थिति बनी है। आज के ललन टॉप शो में हम इस खबर की विस्तार से पड़ताल करेंगे, जानेंगे यति नरसिंहानंद कौन है, उनका अतीत क्या है, उन पर योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में क्यों लिया। इसके अलावा दिन की बाकी सुर्खियों का भी रुख करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। डासना के इस मंदिर में जब आप भीतर दाखिल होंगे और वहाँ के सेवादारों से कहेंगे कि आपको मठाधीश से, स्वामी जी से, यति नरसिंहानंद जी से मिलना है तो आपको एक कमरे की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के अतिरिक्त चक्र से गुजरने के बाद कमरे में, जिस कमरे में वो बैठते हैं, एक बड़ी सी मेज़ है। मेज़ पर कागज़ पत्तर हैं, उसके पीछे की कुर्सी पर यति नरसिंहानंद हैं और है मेज़ पर एक रिवॉल्वर जो आपका ध्यान खींचती है। जब वहाँ के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि महाराज जी आप ये रिवॉल्वर क्यों रखते हैं, तो उनका जवाब था अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, खतरे का अंदेशा है। लेकिन फ़िलहाल तो जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके अंदेशे बढ़े हुए हैं क्योंकि अपने नाम के आगे स्वामी लगाने वाले यति नरसिंहानंद ने बीते दिनों एक बयान दिया जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तारीख थी 29 सितंबर। गाजियाबाद का हिंदी भवन, यहाँ पर अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान द्वारा हवन, दीप यज्ञ और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद भी बतौर वक्ता आमंत्रित थे। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, रावण और रावण के भाइयों की तारीफ करने लगे और तारीफ करते करते उन्होंने पैगंबर मोहम्मद और कुरान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनके इस भाषण की क्लिप वायरल हुई और इसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इसकी सबसे पहली खबर आई यूपी के बुलंदशहर से, जहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इसके बाद सहारनपुर से भी प्रोटेस्ट की खबरें आई। सड़कों पर भीड़ उतरी। खबरों के मुताबिक सहारनपुर की शेखपुरा चौकी पर प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे लोगों ने पुलिस को ज्ञापन दिया। पुलिस ने फिर भीड़ को, जो बेकाबू हो रही थी, हटाने का प्रयास किया। तब यहाँ पर भी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ज्ञापन की पूरी जो कार्रवाई है वो खत्म होने के उपरांत लोग जब अपने वापस जा रहे थे अपने घरों को एक शांतिपूर्वक तरीके से, तो कुछ उसमें से जो युवक थे और नई उम्र के लड़के थे, उनके द्वारा वहां पर थोड़ा सा दंगा किया गया, कुछ वहां पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद तत्काल वहां पर जो पुलिस फोर्स उपलब्ध थी उनके द्वारा हल्का बल इस्तेमाल करके उनको भी समझा बुझाकर तितर बितर किया गया। लेकिन साथ ही साथ पूरी घटना की जो वीडियोग्राफी कराई गई उसके आधार पर लगभग 20 लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पंजीकृत किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में लोगों ने कमिश्नरेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में भी तीखे प्रदर्शन और झड़पें हुई। हमारे रसूल जो सारी दुनिया के लिए इंसानियत का पैगाम लेकर आए थे, उसके लिए डासने के एक साधु ने बहुत ही बदतमीजी की है, उनके सामने गुस्ताखी की है। इससे सारी दुनिया के अमन पसंद लोगों को तकलीफ पहुंची है, खुद मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंची है सारी दुनिया की, और हम ये मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। मीडिया पर आप इस वक्त देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक बहुत देशद्रोही व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती त्यागी है, जो
कई बार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। इससे पहले भी कई बार कर चुका है और वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला कत्ल करने की बातें, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने की, उनको साथ कत्ल गारतगिरी करने की बातें खुल्लम खुल्ला करता है। हमारा मुतालबा प्रशासन से इस बात पर है कि ये इन लोगों की आवाज़ें तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती, जबकि सलमान अजहरी साहब ने कुछ भी नहीं कहा और उन्हें 1 साल से जेल के अंदर डाल रखा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों, किस वजह से कर रहे हैं? आपको एक की चीज समझ में आती है और एक बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता। आप हमें पकड़कर अगर जेल में डालना चाहते हैं, बर्बाद कर दीजिए हमें जो करना है, लेकिन ये क्या तरीका है? इस देश के अंदर ये अंधा कानून नहीं चलेगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाया गया कानून इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वे में चलेगा और हम उसी का मुतालबा करते हुए अपने बड़ों के पास जा रहे हैं। और गाजियाबाद, यहाँ हालात काबू से बाहर हो गए। शुक्रवार 4 अक्टूबर को अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। डासना मंदिर परिसर के गेट पर भी भीड़ पहुंची और नारेबाजी की और कुछ लोगों ने मंदिर पर पत्थर भी चलाए। इस प्रोटेस्ट के दरमियान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबरें सामने आई। पुलिस ने गाजियाबाद में निषेधाज्ञा लगाई और लगभग 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा और 7 अक्टूबर को 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्त में लिए गए लोगों के नाम है समीर मोहम्मद, साजिद, आमिर, शोएब, फरमान और शहजाद सईद। दासना देवी मंदिर के सामने एकत्रित हुई भीड़ के अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नारेबाजी करने एवं सरकारी कार्य में बाधा करने के संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से पुलिस टीमों का भी गठन किया गया। थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा इस प्रकरण में 6 अभियुक्त, जिनके नाम है समीर पुत्र नूर मोहम्मद, साजिद पुत्र अब्दुल राशिद, आमिर पुत्र इस्लामुद्दीन, शोएब पुत्र साबुद्दीन, शहजाद सैयद पुत्र अमरुद्दीन, फरमान और फरू पुत्र इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इसी तरह से इस प्रकरण से संबंधित अन्य अभियोगों में भी जो जितने भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना वेव सिटी पुलिस टीम सजग है। उत्तर प्रदेश से इतर महाराष्ट्र और तेलंगाना के भी कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय ने इस भाषण के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहाँ पर भी टकराव की खबरें आई। इन सब तहरीरों के बाद, शिकायतों के बाद गाजियाबाद पुलिस, हैदराबाद पुलिस और ठाणे पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया और यूपी पुलिस ने बीते रविवार को यानी 6 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में एक महाराज ने गाजियाबाद में एक वक्तव्य एक समुदाय के संबंध में किया। उस संबंध में एसडीपीआई अमरावती के कुछ लोग शाम को 7 साढ़े 7 बजे निवेदन देने और उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग लेके हुए यहाँ पर पहुँचे। यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने उनकी तकरार दाखिल की है और उसके लिए वो कार्रवाई के लिए वहाँ भेज रहे हैं, ऐसा मॉब को उनको कन्वे किया, लेकिन फिर भी वो लोग गए नहीं। उल्टा उन्होंने बहुत सारा मजमा जमाया और ये ज़्यादा मॉब होने के कारण उनको समझाने के बाद उनको हमने समझाया है, माइक पे से समझाया है, पीए सिस्टम से समझाया है और बार बार समझाने के बाद भी मॉब बढ़ता गया। उन्होंने पुलिस अधिकारी और अमलदारों पे पथराव किया, पुलिस गाड़ियों का नुकसान किया। इसके लिए टोटल 27 लोग और उनके साथ में 500-700 लोगों के ऊपर बीएनएस के अलग अलग सेक्शंस में राइट और पुलिस के ऊपर पथराव करने का और अदर सेक्शंस में गुना दाखिल किया है। आप पैटर्न देखिए, एक धर्मगुरु है जो दूसरे धर्म पर टिप्पणी करता है, उसके बाद दूसरे धर्म के लोग, हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम समुदाय के पैगंबर टिप्पणी करता है, मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करते हैं जिसमें वो हिंसक हो जाते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, पुलिस फिर लाठीचार्ज करती है और इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है। कुल मिलाकर अमन चैन भंग होता है और ये सिलसिला शुरू होता है एक आपत्तिजनक बयान से। नरसिंहानंद के इन बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, उनको भी सुनते हैं। ये समाज के दुश्मन है ऐसे लोग, सद्भावना के दुश्मन है ऐसे लोग, शांति और व्यवस्था के दुश्मन है ऐसे लोग। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो किसी धर्म के, किसी पैगंबर के, किसी भगवान के, किसी की भी यदि आप निंदा कर रहे हो तो आप समाज का हित नहीं कर रहे, देश का हित नहीं कर रहे। और जो बाना आपने पहन रखा है उस बाने के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। तो किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और ये सत्तारूढ़ दल इसके पीछे नहीं है। इस कलंक को धोने के लिए भी सत्तारूढ़ दल को कठोरतम कार्रवाई उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस
लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूं, मगर लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए, सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि यति नरसिंहानंद हैं कौन? तमाम खबरों और दावों के मुताबिक उनका असली नाम है दीपक कुमार त्यागी। 61 साल उम्र है, रहने वाले हैं मेरठ के। दादा रघुवीर सिंह त्यागी कांग्रेस के नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी। दीपक की शुरुआती पढ़ाई हापुड़ में हुई। साल 1989 में उन्होंने रूस का टिकट कटाया। मॉस्को के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से केमिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। 1994 में पढ़ाई पूरी हुई। पहले मॉस्को और फिर लंदन में नौकरी की। साल 1996 में मां की तबीयत खराब हुई तो वापस इंडिया आना पड़ा। इंडिया आने के साथ ही यति नरसिंहानंद की पॉलिटिकल लाइफ भी शुरू हो गई। मन में ख्वाहिश थी मेरठ का सांसद बनने की, लिहाजा मुलायम सिंह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर 3 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। साल 2000 आते आते परिवार से उनका अलगाव हो गया, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था कि वो राजनीति में आए। फिर दीपक ने डासना में मौजूद शिव शक्ति धाम में शरण ली और 2007 में पूर्ण संन्यास लिया और मंदिर के पुजारी बन गए। और इसी साल ही अपना नाम बदल कर लिया दीपेंद्र नारायण सिंह। कुछ एक सालों बाद ही उनका नाम हो गया यति नरसिंहानंद गिरी। यति नरसिंहानंद दावा करते हैं कि लव जिहाद का शिकार हुई एक लड़की की बातें सुनकर उन्हें इस्लाम के बारे में जानने की उत्कंठा हुई और उन्होंने मदरसों मस्जिदों में रहकर इसका अध्ययन किया और फिर इसके खिलाफ प्रचार प्रसार का काम शुरू किया। मंदिर के महंत होने के अलावा वो हिंदू स्वाभिमान और धर्म सेना नाम के संगठन चलाते हैं। साथ ही जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। लेकिन नरसिंहानंद का सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक उन पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं। कुछ मुकदमे हत्या की कोशिश, डकैती और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे संगीन आरोपों के साथ भी लिखे गए हैं। हाल फिलहाल में उनके कई आपत्तिजनक बयान वायरल हुए, उन पर आएंगे। पर उससे पहले एक घटना, जब डासना के देवी मंदिर में साल 2021 में एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई का वीडियो सामने आया। पिटाई करने वाले लोग मंदिर के सेवादार थे। बच्चे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। बच्चे का कहना था कि वो मंदिर में पानी पीने आया था। तब यति नरसिंहानंद ने बच्चे को पीटने वालों का साथ दिया था। इसके पहले क्या हुआ था? अगस्त 2021 में एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नरसिंहानंद भाजपा की महिला नेताओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। अक्टूबर 2021 में उन्होंने सीतापुर के एक कार्यक्रम में इस्लाम मुक्त भारत बनाने का नारा दिया। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित एक धर्म संसद में भी उन्होंने हथियार उठाने और नरसंहार के बयान दिए। दिसंबर 2021 में कहा कि अगर हिंदू युवा खालिस्तानी नेता भिंडरावाले जैसा बनते हैं तो उन्हें 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। जनवरी 2022 में बयान दिया कि मुस्लिम समाज इस्लाम को बढ़ाने के लिए अपनी महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। अप्रैल 2022 में बयान दिया कि अगर कोई मुस्लिम इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अगले 20 साल में इस देश के 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। ये कुछ बयानों की बानगी है। कुछ और मौक़ों पर भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए जिसमें इस्लाम और महिलाओं के खिलाफ टिप्पणियां की। नरसिंहानंद को और जानने के लिए हमने बात की पत्रकारों से। यति नरसिंहानंद का नाम जब भी आता है साथ साथ विवाद अपने आप जुड़ जाता है। इस बार जो बयान यति नरसिंहानंद ने दिया है उसको लेकर के सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि देश के कुछ अलग जगहों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं जिसमें पुलिस ने अलग से एक्शन लिया है। अब चूंकि ये मामला इतना गंभीर है, इसको देखते हुए पुलिस ने कुछ प्रिकॉशनरी कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले तो डासना मंदिर के आसपास किसी तरीके की कोई भीड़ नहीं इकट्ठी हो, इसकी भी व्यवस्था गाजियाबाद पुलिस की तरफ से की गई है। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और वहां पर पहुंचकर उत्पात न हो पाए, इसको ध्यान में रखा गया है। लेकिन इस बयान के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, उसमें भी पुलिस जांच कर रही है। और साथ ही साथ जो बयान दिया था उस पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर गाजियाबाद में दर्ज हुई है, एक एफआईआर हैदराबाद में दर्ज की गई है। मुंबई में भी एक एफआईआर यति नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज की गई है। और ये जो धाराएं लगाई गई हैं यति नरसिंहानंद के खिलाफ, उनमें जो धाराएं हैं वो मुख्यतः जो 2 समुदाय के बीच दुश्मनी करना या फिर किसी तरीके की अशांति फैलाने वाले जो तमाम धाराएं हैं जो भारतीय न्याय संहिता के तहत आती हैं, उन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआत में खबर ये भी आई थी कि गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद को डिटेन कर लिया है, लेकिन अभी यति नरसिंहानंद कहाँ है उसको लेकर के तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन
पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कानूनन जो भी बनता है, जो कदम बनते हैं वो उठाई जा रहे हैं। नंबर 1, जो तमाम शिकायतें मिली हैं, चाहे वो यति के खिलाफ हो या फिर किसी और के खिलाफ, उन सभी शिकायतों को देखते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहां FIR जरूरी है वो दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मेन प्रायोरिटी है पुलिस का वो ये कि इलाके में शांति बनी रहे। इसके लिए पुलिस ने तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनके भी संपर्क में है, उनसे भी बातचीत कर रही है। यति नरसिंहानंद के बयान और पुलिस में हिरासत लिए जाने से इतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया है। लखनऊ में उन्होंने अधिकारियों के साथ त्योहारों के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें स्पष्ट कहा किसी भी मत या संप्रदाय के भगवानों, देवी देवताओं या आराध्य पुरुषों या संतों के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन टिप्पणी के खिलाफ विरोध करने वाले अगर अराजकता करेंगे तो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का राज ऐसा ही होता है जिसमें बिना धर्म को देखे जो कोई बलवा करे, दंगा करे और उसकी स्थिति पैदा करे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार भी ऐसा ही करेगी। जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं वो कानून सम्मत ढंग से विरोध करे और जिसने भावनाएं आहत करने का काम किया है उस पर भी कानून सम्मत ढंग से कार्रवाई हो। कहीं पत्थर फेंकना, कहीं आगजनी करना या कहीं भड़काऊ भाषण देना एक सभ्य समाज में से स्वीकार नहीं किया जा सकता। चाहे आप बहुसंख्यक हों, चाहे आप अल्पसंख्यक हो, आपका कोई भी धर्म हो सकता है। आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कुछ भी। लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं और नागरिक के तौर पर आपके अधिकार तो हैं ही, जिम्मेदारियां भी हैं। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज केस से जुड़ी हुई है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 7 अक्टूबर को कोलकाता की सियालदा कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल की। साथ ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की बात इसमें दर्ज की। यानी चार्जशीट के सामने आने के बाद ये कहा जा सकता है कि विक्टिम डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था, लेकिन रेप हुआ था अब तक की जांच के और सुराग के मुताबिक। 245 पेज की चार्जशीट में 200 लोगों के बयान है। संजय रॉय को ही हत्या और रेप का मुख्य आरोपी बताया गया है। सीबीआई के मुताबिक रॉय ने 9 अगस्त को पीड़िता के साथ तब रेप किया जब वो एक ब्रेक के लिए अस्पताल के सेमिनार रूम में सोने गई थी। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को 9 अगस्त की सुबह 4:03 में सेमिनार रूम में दाखिल होते देखा गया था। कोलकाता पुलिस को घटनास्थल पर आरोपी का ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला था, जिसके बाद 10 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया था। इंडिया टुडे के मनीष पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अगस्त को जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की तो उस रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा था कि पीड़िता की हत्या और रेप में केवल संजय रॉय ही शामिल था। हालांकि तब सीबीआई ने कोर्ट से कहा था जांच जारी है, कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस चार्जशीट की और डिटेल सामने आते ही हम आपसे शेयर करेंगे। अगली सुर्खी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की भारत यात्रा से जुड़ी है। सुर्खी आज मोइज्जू भारत यात्रा पर पहुंचे और उनकी मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। बीते दिनों भारत और मालदीव में हुई तल्खी के बाद ये पहला मौका है जब मोइज्जू ने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की, जब दो पक्षों में सीधी बातचीत हो। द्विपक्षीय यात्रा इसके पहले जून 2024 में नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वो आए थे। यात्रा के दौरान मोइज्जू ने कहा कि मालदीव और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और यकीन है कि इस यात्रा के बाद इसको बल मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की मालदीव फर्स्ट की नीति से भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोइज्जू और पीएम मोदी ने मीडिया को भी संबोधित किया। सुनिए उनके बयान। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। We agreed on a comprehensive vision document charting the course of our bilateral relationship. A vision for comprehensive economic and maritime security partnership will encompass development cooperation,
trade and economic partnerships, digital and financial initiatives, energy projects, health cooperation, as well as maritime and security cooperation. अगली सुर्खी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के गोलापुर में एक दलित परिवार के साथ खाना खाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा शाह पटोले जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं, क्या पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संधे जी और अंजना तुकाराम संधे जी के साथ एक दोपहर भोजन किया। उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र मुझे अपने घर सम्मान साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। अगली सुर्खी पंजाब से है। चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा और कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी फाइनेंसर हेमंत सूद के ठिकानों पर छापे मारे। पर इल्जाम है विदेशी लेन देन के ब्यूरो में जिक्र मिला है, जिसकी जांच ईडी ने की। छापेमारी के बीच संजीव अरोड़ा का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। तलाशी कारणों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि जांच में एजेंसीज का पूरा सहयोग करूंगा, हर सवाल का जवाब भी दूंगा। राजनीति सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं हुई, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान आया। ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही, ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो ना चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। सिसोदिया के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी जवाबी प्रतिक्रिया आई। मेरा ये जरूर विश्वास है कि अगर ईडी कहीं किसी की जांच कर रही है तो जरूर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आर्थिक अपराध में आता है। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोई जांच एजेंसी हो, वो चेहरा देख करके काम नहीं करती। आखिर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का क्यों हो रहा है इस तरह से आर्थिक अपराध में लिप्तता? संजय सिंह भी आर्थिक अपराध में लिप्त हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी लिप्त हैं, मनीष सिसोदिया जी भी लिप्त हैं और ये सभी एक लंबे समय तक जेल में रहे, अभी बेल पे हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया है। आज के लंच टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।